हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपके पेपर में 110% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, हम सबको पता है कि एजुकेशन इस पॉलिसी का जो मेन टारगेट है वो क्या है कि बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यानी कि बच्चे का हर एरिया जो है क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस पॉलिसी के बारे में। इससे पहले आपको लर्नर्स पता होना चाहिए कि ये जो पॉलिसी है ये हमारी कौन सी पॉलिसी है। ये हमारी एजुकेशन की थर्ड पॉलिसी है। तो इससे पहले जो दो पॉलिसीज़ आई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली हमारी पॉलिसी आई थी 1968 पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। इसके बाद आई हमारी सेकंड पॉलिसी 1986। तो ये पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी की क्या है, एक तरीके से बेस है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है बेस क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो जो हमारी NEP है इसका बेस क्या है? हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ओके लर्नर्स, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी 21st सेंचुरी है इसमें हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? NEP 2020। ओके लर्नर्स, तो इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं KSB। ठीक है लर्नर्स, क्या बोलेंगे? KSB शॉर्ट फॉर्म में नॉलेज सुपर पावर बैंक। तो याद रखिएगा, ऐसा मानना है कि इसे हम क्या बोलेंगे? नॉलेज सुपर पावर बैंक। तो इसका मेन पर्पस क्या है? बच्चे को हर तरीके से क्या करना? डेवलप करना, उसका कोई भी एरिया जो है छूटने ना पाए, यानी कि बच्चे की हर तरीके से क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। ठीक है लर्नर्स, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो ध्यान से सुनिएगा। और ये पॉलिसी हमारी 34 ईयर्स के बाद ये पॉलिसी आई है, क्योंकि सबसे पहली पॉलिसी कब आई थी? 1968 में, दूसरी आई 1986 में, और इसी पॉलिसी के अंदर 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया जो रिवाइज़ किया गया था एजुकेशन को। इसके अंदर भी हमने छोटी छोटी कुछ टर्म्स डाली थी। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंदर हम लोगों ने एक टर्म फाइंड आउट की थी, बर्डन फ्री एजुकेशन। बर्डन फ्री एजुकेशन, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके लर्नर्स, तो चलिए आगे देख लेते हैं। और एक और काम किया गया है NEP में। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, NEP के जो है चेयरमैन कौन रहेंगे? तो आंसर क्या रहेगा? कस्तूरी रंजन सर जो है क्या है, इसके चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ NEP 2020 में जो हमारा HRD था, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इसे चेंज करके क्या कर दिया है? हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये भी लर्नर्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके का फॉर्मेट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया? तो लर्नर्स, जितना भी कंटेंट आपको बता रही हूँ सब बहुत यूज़फुल है और टू द पॉइंट सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा? 5+3+3+4। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? NEP 2020 जो है इसकी बेस पॉलिसी क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? NEP 1986। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 21st सेंचुरी में कौन सी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? NEP 2020। ओके लर्नर्स, इसके बाद आपसे पूछा जाए कौन से फॉर्मेट के ऊपर हमारी NEP बेस है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 5+3+3+4। और अगर आपसे पूछा जाए कि चेयरमैन कौन है NEP के, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कस्तूरी रंजन सर क्या हैं इसके चेयरमैन।
और एक और क्वेश्चन, HRD डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें। अब आगे देख लेते हैं लर्नर्स। आगे देखिएगा, जो ये फॉर्मेट है इसे हमने मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसके अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो सबसे पहले जो 5 है, तो ये जो है 3 से लेकर 8 साल तक के लिए होगा पहला। जो 3 है ये क्या होगा, 8 साल से 11 साल तक के लिए। नेक्स्ट 3 जो है वो 11 से 14 साल तक के लिए। और ये जो 4 इयर्स है ये कब होगा, 14 से 18 साल के लिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए NEP 2020 के अंदर जो है एज ग्रुप कितना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 साल से लेकर 18 साल। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 3 ईयर्स से, और एंडिंग कहाँ पर हो रही है, 18 ईयर्स तक। तो इनका मानना है कि 3 साल से लेकर 18 साल तक जो है हम लोग क्या कोशिश करेंगे, बच्चे को लर्निंग देने की। और दूसरी बात, यहाँ पर लर्निंग को बर्डन नहीं माना गया है, बच्चे के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। इसके साथ साथ चाइल्ड के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है। और 6th क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन जो है वो क्या की गई है, लर्नर स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक शायद आप सबको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा लर्नर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। अगर आप CTET दे रहे हैं, चाहे आप PRT लेवल दे रहे हैं या आप TGT लेवल दे रहे हैं, तो दोनों लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब कुछ स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ये 5+3+3+4 जो सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है, जो फॉर्मेट अडॉप्ट किया है, इसे इन्होंने 4 स्टेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये स्टेजेस आपको एज इट इज़ याद रखनी है, क्योंकि आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है लर्नर्स, तो आप सीक्वेंस भी ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले वाली स्टेज कौन सी होगी, फाउंडेशनल स्टेज। तो ओके लर्नर्स, जो जो बता रही हूँ याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग वही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेज क्या आती है हमारी, फाउंडेशनल स्टेज। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, इसको जो है 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लर्नर्स। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो याद रखिएगा, फर्स्ट पार्ट में जो है हमारी कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, नर्सरी क्लास से लेकर आपकी जो है LKG UKG क्लासेस को। ठीक है, किस किस को इंक्लूड किया गया है, नर्सरी को, LKG को, UKG को। और इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है प्री स्कूल एज। क्या बोला गया है लर्नर्स, प्री स्कूल एज। और इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 3 साल से लेकर जो है 6 साल तक। ठीक है, तो याद रखिएगा लर्नर्स, इसे क्या बोला है, प्री स्कूल एज बोला है। और अगर एज पीरियड की बात की जाए तो 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक। इसके बाद जो सेकंड पार्ट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके अंदर जो है आपकी जो है आती हैं फर्स्ट क्लास और आपकी सेकंड क्लास। और इनका टाइम पीरियड कितना रखा गया है लर्नर्स, 6 साल से लेकर 8 साल। ओके, तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो फाउंडेशनल स्टेज है इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक प्री स्कूल एज में और एक जहाँ पर बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो जो प्री स्कूल एज है, यहाँ पर हम बच्चे को जो है आंगनवाड़ीज़ में पढ़ा सकते हैं, बाल वाटिका के अंदर इसको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फाउंडेशनल स्टेज यानी कि बेस, जहाँ से बेस स्टार्ट हुआ है। जैसे हम घर बनाते हैं तो नींव रखी जाती है, तो एक तरीके से ये क्या है, नींव है, जो नींव का काम करेगी बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो शायद आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लर्नर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, 3rd, 4th एंड 5th तीनों क्लासेस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। दूसरा, यहाँ पर जो है एक चीज़ याद रखिएगा, 5th क्लास तक हम बच्चे को किस में पढ़ाएंगे, बच्चे की मदर टंग में। ठीक है, बच्चे को किस में पढ़ाएंगे, बच्चे की मातृभाषा में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, या जहाँ की भी
रीजनल लैंग्वेज है वही हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे बच्चे को सिखाने की, क्योंकि बच्चा ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। इसके साथ साथ फोकस किया जाता है बच्चे की एक्टिविटीज़ पर, बच्चे की स्टडीज़ पर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेज आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद आते हैं हमारी थर्ड स्टेज, और जो हमारी थर्ड स्टेज है लर्नर, उससे क्या बोलेंगे हम, मिडल एज। क्या बोलेंगे, मिडल एज। इस एज में 6th 7th और 8th क्लास तक के बच्चों को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मिडल एज में हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हम लोग बता रहे हैं। बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बच्चा मैथ्स, साइंस, आर्ट्स सब चीज़ों को क्या करे, आसानी से समझ पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, और ये हमारी लास्ट स्टेज है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है 4 स्टेजेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारा फॉर्मेट है 5+3+3+4, और ये हमारी 4th स्टेज है। इस स्टेज में जो है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। ऐसे बच्चे जो ईज़िली जो है चीज़ों को सीखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर आ जाती है, लॉजिक थोड़ा थोड़ा उनका इम्प्लीमेंट हो जाता है किसी भी काम से रिलेटेड। तो लर्नर्स आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, जो हमारी NEP है इसके अंदर कितनी स्टेजेस दी हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 स्टेजेस। सबसे पहली फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड हमारी मिडल स्टेज, और 4th हमारी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, आप याद रखेंगे इन्हें। अगर आप इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में जो है ये ध्यान रहेगा। वैसे आपकी चॉइस है, मैंने साथ साथ हिंदी में भी कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, तो आप लोग इनको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आप अपने नोट्स बनाइएगा। ये टॉपिक ऐसा है, अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे लर्नर्स, तो आप जो है कंटेंट भूल जाएंगे। ओके, इसके बाद जो हमारी NEP है इसके अंदर ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें की गई हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। क्लास 6 से ही क्या स्टार्ट हो जाएगी, हमारी वोकेशनल एजुकेशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी के अंदर एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट। और ये क्वेश्चन आपके KVS में भी आए हैं। ठीक है लर्नर्स, तो जितना भी पॉइंट्स, जितना भी कंटेंट आपको दे रही हूँ, सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। तो सॉरी लर्नर्स, जो 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। होलिस्टिक का मतलब ही क्या होता है, बच्चे के हर एरिया को क्या करना, डेवलप करना। देखिए लर्नर्स, अगर हम लोग बात करें एक स्टूडेंट के अंदर, हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं। इनके अंदर कौन कौन से डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, नेक्स्ट साइकोमोटर। ठीक है, तो ये 3 डोमेन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चे का हर तरीके से, हर एरिया से, हर एंगल से क्या करना, उसको डेवलप करना। लेकिन 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट के अंदर एक छोटी सी टर्म आती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी हमारी जो है वो टर्म है। तो उस टर्म का नाम क्या है लर्नर्स, परख। क्या नाम है उसका, परख, PARAKH। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और कोशिश करिए लर्नर्स इसे थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप हिंदी बनाने लगेंगे ना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा P है, इसका मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस। सेकंड आता है असेसमेंट, थर्ड आता है रिव्यू, फोर्थ आता है एनालिसिस, और नेक्स्ट आता है नॉलेज, और लास्ट में क्या आता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक असेसमेंट के अंदर क्या आता है, हमारा परख आता है। और परख की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, बच्चे की परफॉर्मेंस देखना, फिर उसका असेसमेंट करना, असेसमेंट करने के बाद उसका रिव्यू देखना, रिव्यू के बाद चीज़ों को एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद ये देखना बच्चे ने कितना नॉलेज गेन किया है, और लास्ट में उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, चलिए लर्नर्स, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ से जितना भी ये पॉइंट्स हैं आपके, ये सब किसी न किसी क्वेश्चन फॉर्म में, किसी न किसी स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार जो हमारा सीटेट हुआ है उसमें भी यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी NEP 2020 है, इसके अंदर कौन से इवैल्यूएशन पर फोकस किया गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा,
फॉर्मेटिव। क्या आंसर रहेगा लर्नर्स? फॉर्मेटिव, यानी कि फोकस किया गया है फॉर्मेटिव पे, क्योंकि आप सबको पता है जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं तो वो दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मेटिव और एक होती है सम्मेटिव। इनका कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मेटिव से आप फोकस करते रहिए, फॉर्मेटिव से फिर आप सम्मेटिव की तरफ जाइए, यानी कि बच्चे को रेगुलरली क्या करते रहिए, आप इवैल्यूएट करते रहिए, उसकी असेसमेंट करते रहिए, ठीक है। इसके बाद इस पॉलिसी में फोकस किया गया है कि जो बच्चे की जो लर्निंग है, ठीक है, इसके अंदर यानी कि बच्चे को लर्न करवाना है टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इस तरीके से उसकी लर्निंग करवाइए, उसको सपोर्ट करिए ताकि उसकी लर्निंग क्या हो सके, काफ़ी उसके माइंड में रह सके, ठीक है। इसके साथ साथ एक नया कंसेप्ट आया है आपका ABC, ठीक है। ABC का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आजकल तो जो है हर स्टूडेंट की ABC ID जो है वो बनवाई जाती है। तो ABC ID का मतलब क्या हुआ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो इसे भी लर्नर्स आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें NEP से रिलेटेड, तो जो NEP है ये जो है किस तरीके की सिफारिश करती है, तो याद रखना मल्टीलिंग्वलिज्म की बात की गई है, बहुभाषावाद की बात यहाँ पर की गई है। जो हमारी NEP है ये किस चीज़ को प्रस्तावित करती है, तो याद रखना स्टैंडर्डाइजेशन से लेकर के ये फ्लेक्सिबिलिटी तक लेकर जाती है, यानी कि बच्चे को चीज़ें सिखाना, लेकिन वो चीज़ें कैसी हों, स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न में हो, और फिर उन चीज़ों को क्या किया जाए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लेकर आ सकते हैं। और प्राथमिक स्तर तक यानी कि प्राइमरी लेवल तक जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, मदर टंग के द्वारा जो है बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। ये अभी हम लोगों ने देखा भी है। और हमारी NEP जो है कब तक इम्प्लीमेंट की जाने की पूरी ट्राई की जा रही है, 2030 तक। दूसरी बात, जो करिकुलम होगा वो भी कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिड करिकुलम यहाँ पर नहीं होगा लर्नर्स। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जो हमारे जो एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर जो है कितना % एक्सपेंस होना चाहिए, 6%, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। ये आपको पता ही है कि जो हमारा NEP है इसके अंदर कौन सा सिस्टम लेकर आए हैं, 10+2 सिस्टम को चेंज करके हम क्या लेकर आए हैं, 5+3+3+4 सिस्टम, ओके। इसके बाद जो हमारी NEP है इसका मेन फोकस या मेन एम्फेसिस किस चीज़ पे किया है, एजुकेशन एंड लर्निंग पर, ठीक है। HRD का नाम चेंज करके मैंने अभी आपको बताया क्या रख दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए क्या हो, प्री स्कूल हो, बाल वाटिका हो या आंगनवाड़ी में बच्चों को एजुकेशन दी जाए, और वो कैसी हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और आती है यहाँ पर, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। तो टारगेट क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का 100% टारगेट हम कब तक अचीव करें, 2030 तक, 2030 तक हमें ये अचीव करना है। इसके साथ साथ जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर एक टर्म आती है FLN। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फिर आपको पता होना चाहिए ये कौन सी क्लास तक के बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर्स, 3rd क्लास। इसका मेन पर्पस क्या है कि बच्चे को जो बेसिक जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी है वो आनी चाहिए, साथ साथ जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है 3rd क्लास तक के बच्चे को जितना आना चाहिए वो चीज़ें जो है सिखाई जाएंगी। इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है लर्नर्स, किसके अंदर, हमारी NEP के अंदर, ओके लर्नर्स। देखिए थोड़ा सा ये जो है कंटेंट आप लोगों को शायद हल्का सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को 2 बार सुनेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर ही क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी NEP 2020 है इसके कितने पिलर्स हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इसके कितने पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं, ठीक है। और इन सब पिलर्स का एक सीक्वेंस है जिसे आप मिस नहीं करेंगे। पहले नंबर पर जो है वो फर्स्ट पर ही रहेगा, सेकंड वाले को सेकंड पर, और पूरी सीक्वेंस में आप इन्हें लर्न करेंगे, चाहे आप हिंदी में याद करें या आप इसे इंग्लिश में याद करें। सबसे पहले आता है एक्सेस, फिर आता है इक्विटी, 3rd आता है क्वालिटी,
फोर्थ आता है अफोर्डेबिलिटी और नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। तो इन पांचों को एज इट इज़ आप लर्न करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं लर्नर्स। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी, जो हमारा फर्स्ट पिलर है वो क्या है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, शिक्षा की पहुंच क्या हो, हर बच्चे तक हो। हम किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेद नहीं कर सकते। ओके। सेकंड आता है इक्विटी, सबके लिए हम क्या करें, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सबके लिए दें, लेकिन जिसकी जैसी नीड है, जिसको जैसी हेल्प चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको वही जो है एक्सेस तक उसे पहुंचाएंगे। फिर आता है क्वालिटी, हर तरीके से एजुकेशन कैसी हो, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करें। फिर आता है अफोर्डेबिलिटी यानी कि वहनीयता। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी 3 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं उन्हें हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, यानी कि वो पक्ष जो एजुकेशन में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, एजुकेशन को एक तरीके से इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, चाहे वो हमारे क्या हों, टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, या हमारी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई हैं, उन सब के लिए क्या है, एक जवाबदेही रेडी रहे कि बच्चे ने ऐसा किया तो कितने साल तक उसे ये काम करना चाहिए था, क्या हम लोग इस टारगेट को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये पांचों के पांचों पिलर्स आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पहुंचना, फिर समता, फिर गुणवत्ता, फिर वहनीयता और फिर लास्ट में जवाबदेही। ओके लर्नर्स, आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि इस पॉलिसी से आपसे जो है फुल फॉर्म बहुत पूछी जा सकती हैं, तो आप अब सारी की सारी फुल फॉर्म्स को साथ साथ नोट डाउन करिएगा। 3 साल से 6 साल तक के बच्चे के लिए क्या है, ECCE, ठीक है, इसे याद रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 6 साल से 8 साल तक के बच्चे को हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आती है NCPFECCE। तो इसकी एक तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, दूसरा ये किसने तैयार किया था, ये तैयार किया था NCERT ने, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो इसे भी लर्नर्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी फेस्ड फ्रेमवर्क, बहुआयामी रूपरेखा। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को सिखाने के लिए हम हर तरीके की चीज़ का यूज़ करेंगे, चाहे हमें कुछ शब्दों का यूज़ करना पड़े, हमें जो भी भाषा यूज़ करनी पड़े वो करेंगे, कलर का, काउंटिंग का, बच्चे को खिलाने का, इंडोर आउटडोर सारी एक्टिविटीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे बच्चे को सिखाने के लिए। ओके लर्नर्स, तो देखो यहाँ तक आप सबको जो है ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा लर्नर्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो है आगे जो है हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा टॉपिक जो है एक तरीके से कवर कर लिया है लर्नर्स। तो अगर आप कहते हैं तो एक फटाफट से हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका बेस क्या है, 1986 पॉलिसी। दूसरी बात, इसे हम क्या बोलते हैं लर्नर्स, KSB बोलते हैं, यानी कि नॉलेज सुपर पावर बैंक बोला जाता है। इसे कब तक इम्प्लीमेंट करना है, 2030 तक। हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कितना, 100% हम कब अचीव करेंगे, 2030 तक, ऐसा टारगेट हमने रखा है। और ये कौन सी पॉलिसी है लर्नर्स, ये थर्ड पॉलिसी है। इसके लिए फॉर्मेट कौन सा है, 5+3+3+4 फॉर्मेट है। इसके अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं लर्नर्स, 4 स्टेजेस होती हैं हमारी, ठीक है। चारों कौन कौन सी, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। दूसरी बात, यहाँ पर बात की गई है 360 डिग्री हॉलिस्टिक जो है डेवलपमेंट की या हॉलिस्टिक असेसमेंट की, ठीक है। इसी के अंदर हमारी एक टर्म आती है, वो क्या है, परख, PARAKH, ठीक है। तो ये परख आती है हमारी। परख के अंदर हम लोगों ने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके बाद जो हमारी NEP है, ये जो है फॉर्मेटिव को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ABC जो है ID जो है बनाई जाती है, ABC की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी। इसके साथ साथ जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर GDP का 6% हम लोगों को क्या करना है, एक तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर किए गए खर्च को हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। ओके लर्नर्स। दूसरी बात, हर तरीके से लर्नर की हेल्प करना,
ठीक है। और जो हमारा ये आंगनवाड़ी है या प्री स्कूल है, इनकी एज कितनी है, 3 साल से जो है 6 साल तक। FLN की यहाँ पर बात की गई है लर्नर्स। इसके बाद जो हमारे 5 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सेस करना, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ओके लर्नर्स। और इसके बाद ये 2 टर्म्स हम लोगों ने देखी थी, ये फुल फॉर्म देखी थी। तो शायद आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और ये टॉपिक लर्नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से लर्नर्स आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं तो वहाँ पर आप वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सभी के पास लिमिटेड टाइम है। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को वीडियो जो है ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और मैं ट्राई करूँगी कि अभी हमारे पास 29 डेज़ हैं, तो 29 डेज़ के अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक्स में क्या करूँ, कवर करवा दूँ। तो चलिए लर्नर्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।